आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक देखने में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग एक, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय संगठन में ही शक्ति। साथियों, गुजरात के पूर्वबस क्षेत्र की जनता उन दिनों चक्की की दो पाटों के बीच पिस रही थी। एक ओर तो था डाकुओं का आतंक और दूसरी ओर सरकारी पुलिस द्वारा अपना निर्वाह व्यय ग्रामीण जनता से लिया जाना। जनता परेशान थी, उसे दोनों ओर से लूटा जा रहा था। एक ओर तो डाकू लूट रहे थे, दूसरी ओर उन्हें पकड़ने में असफल हो रही सरकारी पुलिस। बोरसद क्षेत्र में उन दिनों डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। दिन छिपते ही सब लोग अपने अपने घरों में जा घुसते थे। बाहर एक बच्चा भी नजर नहीं आता था। डाकू संख्या में थोड़े थे, पर संगठित होने के कारण वे 50 ग्राम के हजारों ग्रामवासियों के लिए सरदर्द बने हुए थे। अंग्रेज सरकार ने उन गांवों की सुरक्षा के लिए पुलिस दलों की नियुक्ति कर रखी थी। पुलिस के इन सिपाहियों का खर्च ग्रामवासियों को देना पड़ता था, जबकि ये डाकुओं को पकड़ने में नितांत असमर्थ सिद्ध होते थे। उन्हें तो अपने से मतलब था, डाकुओं से मुकाबला करके प्राणों को संकट में डालना उन्हें प्रिय नहीं था। वे डाकुओं को पकड़ते तो भी उनका खर्च वहन करने का कोई उचित नहीं था, पर पराधीन देश की जनता पर जितने अन्याय थोपे जाएं उतने ही कम हैं, यह सोचकर सरकारी अधिकारी भी कानों में तेल डाले बैठे रहते थे। इस दोहरी मार से त्रस्त होकर उस क्षेत्र की जनता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण किया। सरदार पटेल को यह सूचना मिली तो वे तुरंत बोरसद के लिए चल पड़े। उनके मन में न डाकुओं के आतंक का भय था, न सरकार की नाराजगी की परेशानी। उन्होंने बोरसद क्षेत्र के एक गांव में पहुंचकर ग्रामवासियों को धीरज बंधाते हुए कहा, हमें न डाकुओं से डरना है और न पुलिस वालों को अपनी रक्षा के लिए गांव में रखना है। हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। फिर उन्होंने ग्राम के मुखिया से पूछा, आप बताइए कि इस गांव में कितने लोग रहते हैं? 700। इनमें से कितने हट्टे कट्टे आदमी हैं, जवान और अधीर? कोई 200। और डाकू कितने आते हैं डाका डालने? यही कोई 15-20, या अधिक हुए तो 20। मैं समझता हूं हर घर में एक लाठी तो होगी ही, 20-30 तलवारें व 10-12 बंदूकें भी होंगी। कई लोग इन्हें चलाना भी जानते होंगे। इस लिहाज से गांववासियों की ताकत डाकुओं से 5 गुनी तो है ही। फिर अपना घर, अपना गांव, अपने जाने पहचाने रास्ते, इनका लाभ हमें ही मिलता है। डाकू तो इतना जानते भी नहीं, फिर उनसे डरने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम में और उनमें अंतर यही है कि वे संगठित हैं, इसलिए जीत जाते हैं। हम लोग असंगठित व असावधान हैं, इसलिए हम उनका मुकाबला भी नहीं कर पाते। सरदार पटेल ने समझाया। बात ग्रामवासियों के समझ में आ गई। एक व्यक्ति बोला, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो देर किस बात की? गांव में जितने भी स्वस्थ समर्थ पुरुष हैं, वे 30-30 का दल बनाकर बारी बारी से गांव में
रात में पहरा लगाएं, पुलिस वालों को खर्च देना बंद कर दें, अन्य लोग भी चौकन्ने होकर सोएं, डाकू आने पर डरें नहीं, भागे नहीं, संगठित होकर मुकाबला करें। फिर क्या मजाल कि वे इस ओर दोबारा आने का साहस कर सके। उनकी बातों ने जादू का सा असर किया। देखते ही देखते 200 ग्राम रक्षकों की 2 कंपनियां बन गईं। फिर कभी डाकुओं का आक्रमण नहीं हुआ। अपनी रक्षा में जो स्वयं समर्थ हो, उसे न शत्रु का भय रहता है, न अपने लिए किसी रक्षक की ही आवश्यकता है। संगठन और सहकार, इसी बलबूते पे गायत्री मिशन खड़ा हुआ है। साथियों, संगठित रहना परिवार की पहली आवश्यकता है और सहकारिता, एक दूसरे का सहयोग करना परिवार की पहली आवश्यकता है। ये 2 चीजें अगर हमने पूरी कर ली तो साथियों, आज जो परिवार में विघटन, विग्रह और जो कलह फैली हुई है, जिसका लाभ अन्य दूसरे जने कितने डाकू हैं जो अपने अपने स्वार्थ में हमें ही बरगलाते रहते हैं, हमें ही नचते खिसते रहते हैं और आनंद लेते हैं। वो सब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो साथियों, ये कहानी संगठन में ही शक्ति, बहुत पुरानी एक कहानी थी। एक पिताजी मरने वाले थे, उन्होंने लकड़ी का गट्ठर दे के कहा अपने बच्चों से कि इसे तोड़ो। एक एक करके लकड़ियां दी गई, सब ने तोड़ दी। जहाँ उन्होंने गट्ठर बना के दिया, कहा आप सब लोग मिलकर तोड़ो, नहीं टूटी। तो साथियों, यही भूल गए हम। संगठित रहना ही हमें शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति।